हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी क्लास के साथ। एनसीईआरटी ये स्पेशल सीरीज वाली क्लास है जिसमें हम लोग क्लास 10th के साइंस बुक को डिकोड कर रहे हैं और इस क्रम में ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम भी हिंदी में इसको कहते हैं। और ये इसका तीसरा पार्ट है। इसका मतलब है पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है, वो आप जाके देख सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, वो आपको मिल जाएंगे। और इससे पहले जो 4 कंप्लीट चैप्टर्स आपको करवाए जा चुके हैं वो भी आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में भी जाकर के उस लिंक पे आप क्लिक करके वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के सेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आज तीसरा लेक्चर है लाइफ प्रोसेस से संबंधित। और आज हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं, रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, श्वसन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक प्रक्रिया के संदर्भ में अगर लाइफ प्रोसेस आगे बढ़ता है तो उसमें श्वसन या रेस्पिरेशन जैसी प्रक्रिया का सबसे बड़ा रोल होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, डिकोड करेंगे और कुछ कंफ्यूजन जो होते हैं इससे संबंधित उसको भी हम डिकोड करेंगे फिलहाल के लिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये होता क्या है, व्हाट इज दिस, ये रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है, क्या इसे हम ब्रीदिंग कह दें या ब्रीदिंग अलग चीज है। देखो ब्रीदिंग शब्द भी यहां चलता है, ब्रीदिंग के बारे में भी हम बातचीत करते हैं। लेकिन अगर मैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये थोड़ा डिफरेंट है। ब्रीदिंग इट्स अ फिजिकल एक्ट, सांस लेना, सांस छोड़ना, एयर इन करना, एयर आउट करना, ये सब एक फिजिकल प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन इससे कहीं आगे का कॉन्सेप्ट है। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के सपोर्ट से आगे बढ़ता है लेकिन दोनों अलग अलग मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सो इसको मैं कह सकता हूं कि ये एक प्रकार का फिजिकल एक्ट है, ठीक है ना। ये भौतिक एक्ट, मैकेनिकल प्रोसेस है। सांस लेना, सांस छोड़ना जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लेकिन जब रेस्पिरेशन की बात होती है, श्वसन की बात होती है, खास करके अगर मैं ये शब्द लिखूं यहां पे इंटरनल, या यहां पे मैं सेलुलर भी लिख देता हूं, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर होने वाली जैविक प्रक्रिया है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आंतरिक, या इसी को हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। नाम इट सेल्फ आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये प्रोसेस हमारे आपके सेल में होता है, सेल कोशिका के अंदर होता है। और इस प्रोसेस को बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसीजर, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है। जैव रासायनिक प्रक्रिया इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी देखेंगे। जैव रासायनिक प्रक्रिया आप इसे कह सकते हैं। आप इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं। कहां होता है, सेल के अंदर होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में। इसकी पूरी कहानी है। सबसे पहली बात तो ये कि हम जो कुछ भी खाना खाते हैं भोजन के रूप में, ठीक है ना, उस भोजन से हमें जो पोषक पदार्थ मिलते हैं जिनको हम कार्ब्स कहते हैं, ये आप जानते हो, बस शॉर्ट में बता रहा हूं। इन कार्ब्स जो ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ हैं, इसको हम लोग एनर्जी प्रोवाइडर कहते हैं ना, जानते हो अच्छी तरीके से। तो फाइनली इस कार्बोहाइड्रेट से, भोजन से जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट से या इन कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी को ग्लूकोज मिलता है। ये सबको पता है, ग्लूकोज, और ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यही ग्लूकोज एक्चुअली में हमारे बॉडी में सेल के अंदर जाता है। कहां जाता है, कोशिका के अंदर जाता है। और शरीर को अपना काम करने के लिए, सेल को अपना सपोर्ट सिस्टम आगे बढ़ाने के लिए, सेल को अपना तमाम तरह के एक्शंस को कैरी करने के लिए सेल नीड एनर्जी, ठीक है ना। चाहिए कि नहीं चाहिए, समझो आप। कोशिका को, हर सेल की मैं बात कर रहा हूं, किडनी, लिवर, ब्रेन, सबकी बात कर रहा हूं। सेल को एनर्जी चाहिए अपने काम को कैरी करने के लिए। आप कहेंगे एनर्जी तो मिल गया, ग्लूकोज मिल गया ना। ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलती है, देखो भाई, ग्लूकोज का सेल में पहुंचना बहुत जरूरी है। खाना नहीं खाओगे तो ग्लूकोज कहां से मिलेगा, तो खाना खाना जरूरी है। खाना खा लिया, सेल के अंदर, ये अगर सेल है तो इसमें ग्लूकोज पहुंच गया। लेकिन शायद आपको ये पता होगा कि ग्लूकोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इसके अंदर, इसको हम जटिल पदार्थ कहते हैं, इसके अंदर एनर्जी कूट कूट करके भरी हुई है। लेकिन सेल जिस रूप में एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है वो ग्लूकोज तो नहीं है। सेल को एनर्जी की करेंसी चाहिए जिसको एटीपी कहते हैं। एटीपी से काम चलेगा।
और एटीपी खाने से ऐसे नहीं मिलता है, एटीपी मिलता है आपको ग्लूकोज से। लेकिन ग्लूकोज जैसा ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब सिंपल फॉर्मेट में टूटेगा, ग्लूकोज जैसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब CO2 और H2O में टूटेगा ना, तब जाकर के एटीपी एनर्जी निकलेगी और फिर इस एटीपी एनर्जी का उपयोग सेल के द्वारा किया जाएगा। इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। इस रूप में सेल को एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए इस एटीपी के लिए ग्लूकोज चाहिए। लेकिन ग्लूकोज जब टूटेगा सिंपल फॉर्मेट में सेल के अंदर जाकर के, तब एटीपी एनर्जी निकलेगी ना। तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से, अब देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हमारी कोशिका के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज जैसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट करके CO2 H2O जैसे सिंपल फॉर्मेट में बदल जाता है, उस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। इट्स अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए सेल को बाद में अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑल्दो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, इनिशियल प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूं जो सेल में होता है, इनिशियल प्रोसेस में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटता है और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा ही टूटता है। तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, जो बाहर से आता है सिस्टम में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो ऑक्सीजन लेने के लिए सांस लेना पड़ता है, और जब इसके अंदर, सेल के अंदर CO2 और H2O बनता है, किसके टूटने से? ग्लूकोज के टूटने से। तो इस CO2 को निकालना भी होता है। तो सांस लेना, सांस छोड़ना कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन उस, ये तो हमें दिखता है सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया, लेकिन उस दौरान जो हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो प्रक्रिया होती है, जो हमें नहीं दिखाई देती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल फॉर्मेट में टूटता है, तब जाकर के एनर्जी उस रूप में आती है जिस रूप में सेल उसे यूटिलाइज कर सके, जिसका नाम है एटीपी एनर्जी। तो ये सारी कहानी सेलुलर रेस्पिरेशन से संबंधित है ना, इसी के ऊपर तो आज बातचीत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, अगर कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, मैं क्लैप कर रहा हूं। आपका सब्सक्राइब करना इस चैनल के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कीजिए, कुछ नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, बस सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। दैट इज द केस। आप फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी कहानी में हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सेल है, ये कोशिका है, ठीक है, और इस कोशिका में एटीपी चाहिए। इसको ठीक से काम करने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए एटीपी चाहिए। एटीपी किससे मिलता है? ग्लूकोज से मिलता है। ये सब अभी हमने देख लिया है। लेकिन ग्लूकोज जो एक जटिल पदार्थ है ना, इसको पहले टूटना होता है CO2 और H2O जैसे सिंपल फॉर्मेट में, तब जाकर के एटीपी एनर्जी निकलती है। ये पूरी कहानी बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस कहानी को पहले समझेंगे, और इवन इस काम को कैरी करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को ले आ रहा है, सेल में गया, और ऑक्सीजन के काम करने से फिर ग्लूकोज टूटा और एटीपी एनर्जी निकली। ये पूरी कहानी हमें अभी फिलहाल के लिए डिस्कस करनी है। दिस इज द केस, यही है सेलुलर रेस्पिरेशन। सो इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसीजर। इसमें ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी एटीपी के रूप में निकलती है। लेकिन कैसे ग्लूकोज टूटता है, इसकी कहानी अगर मैं शॉर्ट में आपको बोलूं तो, जैसे देखो, आप इस विजुअल को देख लो। इस सेल में आपको मेनली दो चीज दिख रहा है। एक तो ये वाला पार्ट है, ये आप लोग चूंकि अच्छे तरीके से जानते हो तो इसको शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। याद है आपको? क्या बोलते हैं इसको? कोशिका द्रव। ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, कोशिका द्रव इसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसमें बहुत सारी चीज है। इसमें एक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। याद होगा आपको कि इसको पावर हाउस कहते हैं सेल का, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में एटीपी एनर्जी निकलती है। ज्यादातर एटीपी एनर्जी यही तो निकलती है। कैसे, ये कहानी अभी हमें डिकोड करनी है। तो सबसे पहले आप सेल के अंदर ग्लूकोज को भेज दो, ठीक है ना। ये ग्लूकोज है, सेल में चला गया। कहां गया? ये जो ग्लूकोज है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज को टूटना है ना, टूटने की प्रक्रिया की शुरुआत में कर रहा हूं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में, यानी सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर, कोशिका द्रव जिसको हम कहते हैं, ये वाला, ये इसमें गया, और इसमें ये ग्लूकोज टूटना शुरू करता है और टूट करके एक प्रोडक्ट में बदल जाता है। इसको कहते हैं पाइरुविक एसिड। ये याद रखो। पहले क्या हुआ?
ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, कहां? सेल के साइटोप्लाज्म में। और इस प्रोसेस को बायोलॉजी की दुनिया में ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ध्यान रखो क्या मैं बोल रहा हूं, हिंदी में भी ग्लाइकोलिसिस शब्द चलता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और कहते हैं इस प्रक्रिया को कैरी करने के लिए नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन नीड, नो O2 रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज कैसे टूट रहा है मैं उसका स्टेप आपको बता रहा हूं। ग्लूकोज गया सेल में, जाने दो, टूटना शुरू किया। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में बिना ऑक्सीजन के ये पायरुविक एसिड में टूट गया। क्योंकि ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको अनॉक्सी श्वसन बोलेंगे। पहली बात आपसे पूछा जा सकता है कि अनॉक्सी श्वसन कहां होता है? आप कहेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अनॉक्सी को अनॉक्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के होता है। एनारोबिक क्या होता है इसमें? इसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाता है। इस प्रोसेस को क्या ग्लाइकोलिसिस भी बोल सकते हैं? ग्लाइकोलिसिस ही बोलते हैं, याद रखना है आपको। और कहते हैं इस पूरे प्रोसेस में कुल मिलाकर के 4 ATP एनर्जी निकलती है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। उसमें भी 2 ATP खर्च हो जाता है, लेकिन 2 ATP एनर्जी का लाभ होता है, तो इतना बच जाता है। इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को कैरी करने में 2 ATP कंज्यूम हो जाता है। अब इतने ATP से काम नहीं चलेगा, इसका मतलब ये ग्लूकोज का आंशिक विखंडन है ना। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया, थोड़ा सा ATP एनर्जी भी निकल गई, ठीक बात है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। इसका मतलब पहला स्टेप तो ये तो हो गया, और उसके बाद अब इस पायरुविक एसिड को यहां से जाना होगा एक खास स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो गया, होने दो, लेकिन आपने देख लिया कि इससे बहुत ज्यादा काम आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सिर्फ पायरुविक एसिड बना है। नाउ पायरुविक एसिड, शॉर्ट में मैं PA लिख रहा हूं, PA मतलब पायरुविक एसिड, पायरुवेट भी बोलते हैं इसको। अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है अच्छे से टूटने के लिए, और कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड जा करके बहुत अच्छी तरीके से टूट जाता है। टूटते 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 कॉम्प्लेक्स साइकिल है। फाइनली ये CO2 और H2 में बदल जाता है, और भड़ भड़ के ATP एनर्जी निकलती है बहुत ज्यादा। ये एरो बता रहा है बहुत ज्यादा, इसमें तो बहुत कम निकल रहा था, लेकिन इसमें 36 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी निकल जाती है, बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा ATP एनर्जी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से ही निकल रही है, तो इसीलिए तो पावर हाउस इसको कहते हैं। अब इस ATP का इस्तेमाल करना है सेल को, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस हो रहा है पायरुविक एसिड से ये CO2 और H2O बन रहा है एक साइक्लिक प्रोसेस के जरिए। ये प्रोसेस O2 की मौजूदगी में होती है, O2 प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन, ठीक है ना। ये बिना ऑक्सीजन के नहीं होता है। और ये चूंकि जटिल प्रक्रिया है, मैंने तो सीधा बोल दिया कि पायरुविक एसिड टूट के CO2 H2 में बदल गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। इसको क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल भी इसको कहा जाता है। तो क्रेब्स साइकिल के जरिए ही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस आगे बढ़ता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पॉइंट ग्लाइकोलिसिस लिखा हुआ है, ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, कहां हुआ? साइटोप्लाज्म में। ऑलरेडी आपको पता है 4 ATP एनर्जी निकली, 2 का फायदा हुआ, इससे काम नहीं चला। अब ये पायरुविक एसिड कहां गया? देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के जरिए, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके जरिए कुछ ऐसा हुआ कि यही पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 और H2 में कन्वर्ट हो गया, और बहुत ज्यादा ATP एनर्जी निकली। तो पावर हाउस इसीलिए तो कह रहे हैं इसको। लेकिन इस काम को कैरी करने के लिए भाई साहब क्या चाहिए? वी नीड ऑक्सीजन। इसीलिए इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। तो मोटे तौर पर एक बात तो आपको समझ में आ गई है कि सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज जैसे जटिल पदार्थ CO2 H2 जैसे सिंपल फॉर्मेट में टूटता है, और एक स्टेप ग्लाइकोलिसिस है, तो दूसरा क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस के लिए एनारोबिक
रेस्पिरेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होता है वो एरोबिक है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हो नहीं सकता है, तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। इसी को अगर आप अपने बुक के लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन अणु वाला ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो 6 कार्बन होता है ना इसमें। सो कार्बन 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ये साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में टूटा, और पायरुवेट में, ठीक है ना, पायरुवेट के रूप में ये टूटता है और बिना ऑक्सीजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है पायरुवेट। ठीक है, थोड़ी एनर्जी भी निकल गई, ये प्रोसेस डन, समझ में आ गई। उसके बाद आइडियली क्या बोला कि ऑक्सीजन मौजूद होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये CO2 फिर H2O और अच्छी खासी मात्रा में एटीपी एनर्जी निकलती है। यही आपको अभी बताया था कि यहां से फिर प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ेगा। तो ये ठीक है, ये चल रहा है, हम में आप में ऐसा ही हो रहा है। बट यहाँ पे एक प्रोसेस ये है ना, लेकिन दो और यहाँ पे दिख रहा है, इसका क्या साइंस है, इसका क्या मतलब है। देखो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना और पायरुविक एसिड फाइनली CO2 और H2O में टूट गया माइटोकॉन्ड्रिया में, बात खत्म। हमारे लिए तो इतना सही है। बट कभी कभी क्या होता है, देखो ये आइडियल है, होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि पायरुविक एसिड, जैसे पहला था कि पायरुविक एसिड इसमें टूट गया, ये ठीक है, सब नॉर्मल चीज है। लेकिन ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना और ये पायरुविक एसिड अब ऐसे नहीं टूटा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। 3 कार्बन वाले लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी निकली। ऐसा हो सकता है क्या हम में? हाँ, हो सकता है। देखो कब होता है, जब हम ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, दौड़ भाग ज्यादा करते हैं, हमारे मांसपेशियों में, कहा, इन आवर मसल सेल्स, मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती है, ये हर जगह नहीं होता, हमेशा नहीं होता। जब हम ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में कभी कभी ऐसे सिचुएशन में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगा तब तो प्रोसेस ऐसे चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है और उस वजह से लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो ये लैक्टिक एसिड बनेगा, तो एक तरीके से ये लैक्टिक एसिड मांसपेशियों की कोशिकाओं में जब बनता है ना, तो इसके कारण मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, थकान आता है, परेशानी होती है। इंडिकेशन है हमारे बॉडी के लिए कि मांसपेशियों ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही काम कर लिया, थोड़ा रिलैक्स करवाओ। क्रैम्प्स एक इंडिकेशन होता है, आराम करवाओ, क्योंकि पायरुविक एसिड या ग्लूकोज ठीक से यहां नहीं टूट रहा है, लैक्टिक एसिड में बदल रहा है। और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो परेशानी हो सकती है। तो दैट इज समथिंग केस, ये हो सकता है हमारे मसल्स के सेल में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो, जो कि दौड़ भाग करने से, फिजिकल एक्सरसाइज में ऐसा हो जाता है। तो होना चाहिए ऐसा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। चलो ठीक है, ये ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है, बट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारे आपके शरीर में होता है, मसल्स में होता है। लेकिन अगर पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा तो समझ लो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। अगर ऐसा टूट रहा है ना जैसे लैक्टिक एसिड में टूट रहा है, तो ये भी एनारोबिक ही है, यही ऑक्सीजन वाला है। लैक्टिक एसिड बनना ये भी अनॉक्सी श्वसन ही है एक तरीके से, इसको लैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो चलो ये दो चीजें होगी। क्या तीसरा भी केस पॉसिबल है? हम में नहीं होता है ये तीसरा केस, लेकिन हो सकता है। जैसे यीस्ट होता है ना, यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे ग्लूकोज से मान लो पायरुविक एसिड बना, ठीक है, किसी वजह से, किसी सिस्टम के तहत ये बन गया। अब इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये हो सकता है कि पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी एनर्जी भी निकले, ऐसा हो सकता है। एक तीसरा केस भी पॉसिबल है जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड एंड देन यीस्ट की वजह से इथाइल अल्कोहल बन जाए। इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ये आप पढ़ चुके, 8वीं क्लास में पढ़ चुके, 7वीं क्लास में पढ़ चुके, पिछले क्लास में पढ़ चुके आप। तो इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहल बनाने की ये एक प्रक्रिया है, यीस्ट की सहायता से ग्लूकोज से ये बनाया जाता है, इथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है ना। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। तो ये हम में आप में नहीं होता, लेकिन होने के लिए भी हो सकता है। कायदे से इसको भी हम अनॉक्सी श्वसन कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ये भी अनॉक्सी और ये भी अनॉक्सी। तो ऑक्सी कौन सा है भाई साहब? जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। हम में ये 2 पॉसिबिलिटी है,
आइडियली ये होना चाहिए, लेकिन होने के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके कारण क्रैम्स वगैरह आता है, और ईस्ट की सहायता से इथेनॉल भी बनता है। तो ये पूरा इंटायरली सेल में होने वाली प्रक्रिया है। दिस इज समथिंग सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है। तो ब्रीदिंग से कंप्लीटली अलग हो गया ना ये। हाँ, ब्रीदिंग की भी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि सांस लोगे तभी तो एयर अंदर जाएगी, और एयर से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फिर सेल में चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में चाहिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है जी। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता है। और एटीपी क्या है? एटीपी मैंने आपको बता दिया, सेल इसी फॉर्म के एनर्जी को अपनी गतिविधियों के लिए यूज करता है। इसको कहते हैं सेलुलर एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी ये चाहिए। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। सेल को बहुत सारे काम करना पड़ता है ना, एक्शन करना पड़ता है ना, उसके लिए एनर्जी एटीपी है। श्वसन प्रक्रम में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस एनर्जी का उपयोग एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, और फिर पहले एडीपी फिर एटीपी, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट, एंड देन यही एटीपी आगे एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा। तो पहले एटीपी बनाना होता है, इसके लिए ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। और कहते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस जो सेल में होता है, एंडोथर्मिक जो जिसके लिए एनर्जी चाहिए, एक तो ग्लूकोज टूटा, सेल में एटीपी एनर्जी निकली, वो तो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी निकल गई। लेकिन यही एनर्जी अब आगे कंज्यूम भी तो होगी सेल के अंदर, इससे आगे का काम होगा ना। सेल में बहुत सारी जो जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती है, उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक बोलेंगे, क्योंकि अब वहां एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। तो ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक प्रोसेस, अब हिंदी में जो लिखा हुआ छोड़ो, हम लोग जो बोलते हैं वो मैं बोल रहा हूं। अंतरोष्मी प्रक्रम थोड़ा टिपिकल हिंदी है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी प्रोसेस सेल के अंदर, तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन करने में होता है। एक तरीके से एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल्स यूज दिस एटीपी एनर्जी टू ड्राइव द रिएक्शंस, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे होगा। और कहते हैं जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में से जब अंतरस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है ना, व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट जो यहाँ पे है ना, ये वाला, ये जब खंडित होता है, हटता है, तो एटीपी से तो एनर्जी मिलती है। तो इसका लगभग कितनी वैल्यू है? 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी, इसके बराबर एनर्जी रिलीज होती है। अच्छी खासी एनर्जी, तभी तो इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी का टर्मिनल फॉस्फेट जब टूटता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी निकलती है। दैट इज समथिंग एनर्जी करेंसी। एटीपी इसलिए इंपॉर्टेंट है। सोचिए कैसे एक बैटरी के प्रकार के उपयोग के लिए, विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए बैटरी या सेल जिसको हम कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये एनर्जी देता है ना। बैटरी से आपको बहुत सारे काम को कैरी करने में मदद मिलती है। तो इसी तरीके से सेल को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। बैटरी जो एनर्जी आपको देता है, ये मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इस प्रकार के अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी है, दिस इज समथिंग केमिकल एनर्जी, है ना। और इसी केमिकल एनर्जी से आप बल्ब जलाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से बदलते हो, एंड वट एवर द केस, है ना, अलग अलग प्रकार से यूटिलाइज करते हो। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। एटीपी जो एनर्जी करेंसी है, सेल को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं। पेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए, न्यूरल इंपल्स के लिए, इन सब काम के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, जो एटीपी ये काम करता है। एटीपी सपोर्ट देता है। तो सेल को अपना काम करने के लिए एटीपी चाहिए चाहिए, और एटीपी ग्लूकोज से मिलता है, और उसकी अपनी राम कहानी है कैसे एटीपी बनता है। हालांकि आपके लेवल के हिसाब से जितना जरूरी है मैं उतना बता रहा हूं यहाँ पे। तो फिलहाल ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, है ना। अब जो कुछ भी मैंने बोला है उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन भी है यहाँ पे। तो इसमें कोई अगर नई चीज मुझे जानकारी के तौर पर दिखेगी तो मैं वहां मार्क कर दूंगा कि ये नई चीज है, याद रख लीजिए। बाकी बुक में जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया है, आप देख लो। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं पहले ही समझा चुका हूँ। पहला पॉइंट क्या लिखा है?
कि जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में होता है या पोषण प्रक्रम के लिए होता है, ऐसे समझ लो, के लिए होना चाहिए, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। ठीक बात है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि जैसे खाना खाया आपने, ग्लूकोज फैट्स जो भी मिला आपको, कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन जो भी मिला, तो उसी से तो फाइनली सेल को एनर्जी मिलती है। तो ये बात यहाँ पे लिखी है। कहते हैं विविध जीव इसे विभिन्न विधियों द्वारा ऐसे कैरी करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग कर ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विखंडित करते हैं। ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ग्लूकोज को तोड़ देते हैं, जैसे हमें तो यही होता है, हमने यही देखा। जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होते, जैसे यीस्ट की बात करें तो वहां ऑक्सीजन यूज नहीं होता, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो दोनों चीजें हो सकती है। सभी अवस्थाओं में पहला चरण क्या है भाई साहब, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये टूट करके पाइरूबिक एसिड में बदल जाता है, ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला अणु है, ये 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में विखंडित हो जाते हैं। और ये प्रोसेस कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसको हम और क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला था ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं इसको, समझा चुका हूं। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बना और थोड़ी सी एटीपी एनर्जी भी निकलती है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत निकलती है। बट ये ग्लाइकोलिसिस जब हो जाता है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चीजें आगे बढ़ती है। इसके पश्चात और क्या हो सकता है, कायदे से 3 पॉसिबिलिटी है। पाइरूविक एसिड के लिए मैंने आपको बोला कि कायदे से अगर ठीक से होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऐसे टूट जाएगा, नहीं तो होने के लिए ये लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी में भी टूट सकता है, और बाकी इथेनॉल में भी, एल्कोहल में भी टूट सकता है। तो इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है, वो भी यीस्ट में। यह प्रक्रम फर्मेंटेशन के समय यीस्ट में होता है, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये जो पहला केस था ना, इसकी बात हो रही है, ये वाला, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यीस्ट में होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहल बन रहा है, तो ये बात यहां पे लिखी है। ये अभी मैंने आपको बताया भी था, ये तो हम में होता है, ये आइडियल प्रोसेस है, ठीक है। अगर यीस्ट वाला केस तो हो गया, अगर ये ना हो तो पाइरूविक एसिड का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑब्वियसली हम में होता है, इंसान में तो यही होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देते, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देते। दूसरा उत्पाद पानी होता है। तो वही पाइरूविक एसिड के टूटने से जैसे ग्लूकोज से Pa बना, और यही माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के CO2 और H2 में कन्वर्ट हुआ और बहुत ज्यादा एटीपी एनर्जी निकली, अभी अभी हमने देखा। और ये बिना ऑक्सीजन के तो हो नहीं सकता, वी नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट दिस प्रोसेस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सी श्वसन, इसको हिंदी में कहते हैं। एरोबिक, एरोबिक जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म में एनारोबिक, यीस्ट में एनारोबिक, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक। लैक्टिक वाला भी एनारोबिक। तीसरा केस भी देख लो, पहला दूसरा हो गया, तीसरा वायुवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, ऊर्जा अच्छी खासी मात्रा में, एनारोबिक की तुलना में अच्छी खासी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसकी सारी कहानी हम लोग जान चुके हैं। और पाइरूवेट के विखंडन के लिए शरीर दूसरा पथ अपनाता है, और ये पाइरूवेट जो है ना, एक अन्य पदार्थ 3 कार्बन वाले लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और वो मस्कुलर क्रैम्प्स के रूप में आपको इंडिकेट करता है कि मांसपेशियां थक गई है। देख लो, अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है, मस्कुलर क्रैम्प्स का, या मांसपेशियों के थकान का कारण हो सकता है, ठीक है ना। फाइनली तीनों केस हमने देख लिया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या निकला इसमें, एटीपी एनर्जी। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नाम के अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है। जो एनर्जी निकली है वो एटीपी बनाने में खर्च हो जाता है, और आगे यही
ईंधन के रूप में काम करता है। सेल इसी एटीपी को यूटिलाइज करता है क्योंकि एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली कौन सी प्रक्रिया, एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। चाहे प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया हो या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की, जो तमाम तरह की जो प्रक्रिया सेल के अंदर होती है, उसके लिए जो ईंधन चाहिए वो एटीपी देता है, और एटीपी ग्लूकोज से आता है। एटीपी का निर्माण ग्लूकोज से होता है, बट टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू। सो ये पूरी कहानी यहां तक आपको समझ में आ गई। अभी कहानी का अगला हिस्सा भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्नों का जवाब आप लोगों को देना है। कैसे जवाब देंगे? आपको स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, और मुझे पक्का भरोसा है कि ये प्रश्न देखते ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। क्या होगा आंसर? पहले देखो, यीस्ट की बात हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय अभिक्रिया होता है, सही क्रम क्या है? पहला प्रश्न है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, यीस्ट, इन द यीस्ट। ये मसल्स में भी हो सकता है, लेकिन यीस्ट में इसका सही केस क्या है? देखो, ग्लूकोज से पायरुवेट तो बन ही रहा है, कोई भी हो, मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी हो, कुछ भी, ये तो सब में है कॉमन, तो इससे तो हमें आइडिया नहीं मिलेगा। अब पायरुवेट यीस्ट से कैसे लिंक है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया तो समझ लो ये यीस्ट वाला प्रोसेस ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीजन चाहिए, ये तो होता ही नहीं। हाँ, ये है कि अल्कोहल बनता है, तो लैक्टिक एसिड वाला भी प्रोडक्ट काट दो, लैक्टिक एसिड वाला नहीं होगा। और अल्कोहल अगर बनेगा तो वो साइटोप्लाज्म में ही बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है ना, ये सही है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड एंड देन साइटोप्लाज्म में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें होती है। लैक्टिक एसिड वाला केस नहीं लेना है, वो हम में आप में हो सकता है, मसल्स में हो सकता है। ऑल्दो लैक्टिक एसिड बनने का प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट के हिसाब से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। होपफुली आपने ये समझ लिया है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि एरोबिक, नाउ वायवीय, ऑक्सी, एरोबिक श्वसन के संदर्भ में या संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक जो बेसिकली जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, तो सबसे सही तरीके से कैसे लिखा गया है? ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, क्या ग्लूकोज से पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या? पहला ऑप्शन काट दिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। हाँ, ग्लूकोज से पायरुविक पायरुविक एसिड ये साइटोप्लाज्म में होता है, फिर पायरुविक एसिड इसमें टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक लग रहा है, लेकिन उससे पहले तीसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और क्या एनर्जी भी निकलती है? हाँ, एटीपी एनर्जी थोड़ा सा निकलता है, और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, लेकिन एनर्जी भी तो होती है, यहाँ एनर्जी मिसिंग है। तो डी ऑप्शन में मुझे लगता है सब इंक्लूडेड है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में हो रहा है, फिर ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें टूटेगा और एनर्जी भी निकलेगी। तो एनर्जी को आप मिसिंग, क्योंकि आपको सबसे उपयुक्त स्टेटमेंट चुनना है ना, तो सबसे उपयुक्त स्टेटमेंट डी के साथ जाएगा, क्योंकि पायरुविक एसिड से भी एनर्जी, मतलब पायरुविक एसिड बनने के प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस में भी एनर्जी निकलती है, तो ये वाला ज्यादा उपयुक्त है यहां तक। और फिर यहाँ एटीपी एनर्जी तो है ही, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, तो सबसे सुटेबल डी ऑप्शन होगा। तीसरा है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसी के आधार पर ये सब प्रश्न बने हैं, और इन प्रश्नों के आधार पर आप आंसर आराम से बता सकते हैं कि पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट। पायरुविक एसिड जो है या पायरुवेट है, पायरुवेट को यीस्ट की सहायता से इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। यस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो पहला तो सही है, ठीक है ना। दूसरा देखो, वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक प्रोसेस तो होता ही नहीं है ना, एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के जरिए हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा वाला जहां भी दिख जाए ये सही नहीं हो सकता है, बी और डी काट दिया, क्योंकि
किण्वन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एनारोबिक है, अवायवीय है। माइटोकॉन्ड्रिया में फर्मेंटेशन नहीं हो सकता, ये तीसरा वाला भी कट गया। फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में होता है। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक, ये सही है। यानी किण्वन अवायवीय है, ठीक है। पहला और चौथा कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन है, डन, देख लो। उसके बाद ये एक और प्रश्न है आपके सामने, चौथा प्रश्न, इसको भी देख लो। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। क्रिकेट क्यों? फुटबॉलर को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ऐसा ऐसा किस कारण से होता है? तो मस्कुलर क्रैम्प्स या मस्कुलर खिंचाव या पेशीय थकान जैसी चीजें जो होती है ना, ऑब्वियसली हमने अभी देखा, इसके लिए लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वाला तो होगा नहीं। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, नो। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, नहीं। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक, लैक्टिक एसिड बन जाए तो ये हो सकता है। तो ये भी सीधा प्रश्न है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि मानवों के उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल पायरुविक एसिड किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो पायरुविक एसिड से अगर लैक्टिक एसिड बना है तो बिना ऑक्सीजन के प्रोसेस ही होता है, देखा जाए तो एनारोबिक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा नहीं, तो ये आंसर काट दो, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी भी काट दो, साइटोप्लाज्म सीधा लगा दो ना, सीधा सीधा सिलेक्ट करके आंसर निकाल दो। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो एक सेगमेंट हमने रेस्पिरेशन के संदर्भ में जो सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है उसको हमने देखा। अगर पूरा चक्र समझना है जिसमें ब्रीदिंग को भी इंक्लूड करना चाहते हैं आप, तो देखो सबसे पहली चीज तो बॉडी के सेल में होने वाली प्रक्रिया हमने अभी देख लिया, जिसमें फाइनली क्या होता है, ग्लूकोज टूट करके CO2 और H2O और ATP एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये तो इसकी कहानी तो हमने अभी समझ ली। लेकिन यहां तक ऑक्सीजन भी तो पहुंचता है, O2 का पहुंचना भी तो जरूरी है ना सेल में, बोलो। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन सेल बनाता थोड़ी है, बाहर से चाहिए। और जब सेल में CO2 बना है तो ये CO2 कचरा बेकार चीज है ना, इसका आउट होना भी तो जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन का इन होना जरूरी है, वैसे CO2 का आउट होना भी जरूरी है। तो और अंदर जो सेल में हो रहा है वो हो ही रहा है। तो पूरा प्रोसेस अगर आपको समझना है तो कुछ स्टेप के जरिए समझ सकते हैं। स्टेप की अगर बात करें तो जैसे आप खुद ही सोचो, पहला स्टेप अगर मैकेनिकल केमिकल सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व कर लिया जाए, सांस लेते हैं, पहला स्टेप यही होता है। सोचो, अभी स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे सोचो। नोस्ट्रिल के थ्रू, नजल कैविटी के थ्रू जैसे एयर अंदर लेते हैं, तो एयर को आपने इन किया, और एयर क्यों लिया? बेसिकली O2 के कारण, आपको ऑक्सीजन चाहिए जो एयर में है, तो आपने ऑक्सीजन मतलब एयर ले लिया, और यही एयर अब जाएगी एक दूसरी जगह पे पाइप के थ्रू, जिसको हम कहते हैं लंग्स, यहां पे। और लंग्स में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और इवन CO2 का भी। तो यहां पे कुछ एक्सचेंज प्रोसेस होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि अल्टीमेटली लंग्स के बाद ही तो ये ब्लड में जाएगा ना, हार्ट के थ्रू। फेफड़ों से हार्ट खींच के लाता है ब्लड को, और हार्ट ही प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट में भेजता है, किडनी लीवर ब्रेन सबको भेजता है। और प्योर ब्लड अगर जा रहा है तो प्योर ब्लड हीमोग्लोबिन की सहायता से अपने साथ क्या ले जा रहा है भाई साहब? अच्छी मात्रा में O2 ले जा रहा है, ले जाने दो। तो पहला हो गया, सांस लो, ऑक्सीजन इन करो, फेफड़ों में इसका विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, मूवमेंट होता है आगे के लिए। यहां से फिर ब्लड में जाता है हार्ट के द्वारा, और ब्लड के बाद ये पूरे बॉडी में चला गया, सेल में चला गया। और फिर ये चौथा प्रोसेस हुआ। क्या होता है चौथा प्रोसेस? ऑक्सीजन यूटिलाइज, ग्लूकोज तोड़ने में माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद भाई साहब ये जो CO2 यहां पे बना है सेल में, किडनी लीवर ब्रेन सारे सेल में, तो वहां से CO2 अब आउट होगा ब्लड के ही जरिए, पांचवा प्रोसेस है। और फिर ये लंग्स में चला जाएगा, इम्प्योर ब्लड। और फिर यहां से ये आउट होगा सांस के ही जरिए, जब एयर छोड़ते ना तो उस एयर में
CO2 अच्छा खासा होता है। मतलब ये देख लो ना, पहला सांस लेना क्यों ले रहे हैं भाई साहब, O2 के लिए। दूसरा, फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ, ये ऐसे चल रहा है प्रोसेस एक के बाद दूसरा। और तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी फेफड़ों से हार्ट के जरिए, यहां पे ये काम हार्ट करता है, हार्ट के जरिए ब्लड भेजा जाता है, मतलब ऑक्सीजन भेजा जाता है ब्लड की सहायता से, हीमोग्लोबिन की सहायता से। कहां भेजा जाता है, सारे अंगों में भेजा जाता है। और फिर उसके बाद चौथे प्रोसेस में उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है, CO2 बनता है, H2, एनर्जी निकलती है। चौथा प्रोसेस अच्छे से समझिए। अब उसके बाद ये जो सेल में CO2 बना है, अब इसको आना भी तो है। तो आने के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे किसी सेल में ये CO2 बना, तो अब ये बाहर आएगा, ब्लड के जरिए ही ये CO2 फेफड़ों तक पहुंचेगा। और इस काम को भी, ऑक्सीजन ब्लड के जरिए आगे बढ़े उसको भी ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, और CO2 आगे बढ़े उसको भी ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। और ये ब्लड के जरिए CO2 जो आ रहा है, इंप्योर ब्लड इसी को कहते हैं, ये फेफड़ों में आ गया हार्ट के जरिए। यहां भी अब हार्ट का रोल होता है, इंप्योर ब्लड को खींच करके फेफड़ों तक भेजना। और जब फेफड़ों में आया CO2 तो इसका भी एक्सचेंज हुआ, और फिर सांस को छोड़ दिया, आउट। यहां इन तो यहां आउट, एयर आउट। और उस एयर में जो हम छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन भी है, बट CO2 ठीक ठाक मात्रा में। तो ये पूरा स्टेप चलता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और इसी तरीके से इन और आउट ये चक्रीय रूप में चलता रहता है ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो ये पूरी कहानी अभी के लिए फिलहाल समझ में आ गई। अब देखते हैं पॉइंट क्या है हमारे बुक में। क्योंकि एरोबिक श्वसन के लिए, एरोबिक श्वसन पथ यानी एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, तो ऑक्सीजन चाहिए ना। अतः एरोबिक जो जीव है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी करता है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सांस के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं। और हम देख चुके हैं कि पौधों की अगर बात करें, अभी तो एनिमल की बात हो रही है, लेकिन पौधों की बात करें तो पौधे गैस का आदान प्रदान स्टोमेटा के द्वारा करते हैं। अभी पिछली क्लास में पढ़ा था ना, ऑक्सीजन का आउट होना, CO2 का जाना स्टोमेटल पोर्स के जरिए पॉसिबल होता है, वो आप पढ़ चुके हो। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और अंतर कोशिकीय गैप जो है ये सुनिश्चित करता है कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है, और यहां कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए होता है, मिश्रण द्वारा होता है, मतलब प्लांट के अंदर। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अभी थोड़ा प्लांट की तरफ आ गया है। रात्रि में जब कोई फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य प्रोसेस है। जैसे प्लांट है ना, लीफ स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है ना, तो रात के समय में क्या है, मेन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट में भी ग्लूकोज टूटता है, CO2 H2O बनता है, और ये CO2 आउट हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस तो रात में होता नहीं है, तो इसलिए रात में कार्बन डाइऑक्साइड आउट। अब दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता रहता है। अगर दिन की बात करें तो दिन में भी आउट होता है, लेकिन दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज भी किया जा रहा है, आउट को इन भी किया जा रहा है। दिन में रेस्पिरेशन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है। देखो रेस्पिरेशन प्लांट में भी हो रहा है, वहां भी ग्लूकोज टूट रहा है या वहां भी CO2 बन रहा है, CO2 निकल भी रहा है। रात में जो CO2 निकला वो उसको यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन दिन में जो निकला वो यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है। बाकी दिन के समय में CO2 भी निकलता है और O2 भी निकलता है अच्छी मात्रा में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के चलने के क्रम में ऑक्सीजन साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है ना। तो ग्लूकोज बनने के क्रम में ऑक्सीजन का निकलना दिन में होता है, और ग्लूकोज टूटना दिन रात दोनों जगह चलता रहता है। दिन में ग्लूकोज के टूटने से जो CO2 निकला वो यूटिलाइज हो गया, ठीक है, रात में नहीं हुआ। इसलिए अगर कोई आपको ये कहता है कि रात में पेड़ पौधों के पास ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए ऑक्सीजन सोच के, तो सही कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज्यादा होता है। तो ये बात ठीक है। लेकिन अब आ जाते हैं एनिमल पे, ये तो प्लांट की बात होगी, ठीक है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और
प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। और हम अपनी बात करें तो हमारे लिए ये काम लंग्स और कुछ और सिस्टम करता है, मतलब नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, ये सब इस तरीके से। लंग्स इसके लिए हमारे लिए मेन है, ठीक है ना, देखा जाए तो। अगर स्थलीय जंतु की बात करें, मनुष्य कुत्ता की बात करें, तो स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं सांस के जरिए, ठीक है। लेकिन पानी में जो प्राणी रहते हैं, जैसे मछली की बात करें, तो वो जल में डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। मछली पानी में ही घुले हुए ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प जानकारी है, देखो याद रखना आप कि जो जीव पानी में रहते हैं ना, वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक बात है, जानते हैं, जैसे मछली का एग्जाम्पल ले। और ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा वायु में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा के तुलना में कम होती है, याद रखना। वाटर में O2 कम और एयर में ज्यादा, तो यहां ऑक्सीजन कम है। जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होगी वहां ब्रीदिंग रेट तेज हो जाता है ना, यही होता है ना। इसलिए जो जलीय जीव है ना, वो तेजी से सांस लेते हैं, जल्दी 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 जल्दी। जैसे मछली की बात करें, मछलियों का ब्रीदिंग रेट अगर आप देखेंगे ना, तो वो फास्ट होता है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, गिल्स तक पहुंचाती है यहां तक। और जहां डिजोल्व ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है, तो ये चलता है। तो मछलियों में ब्रीदिंग रेट काफी ज्यादा होता है। हमारे में ब्रीदिंग रेट कितना है? 15, 16, 17, एक मिनट में 18। मछलियों का काउंट करके देखो, 50, 60, 70 से, मतलब 20 से लेकर उसका रेंज होता है, मतलब 70, 80, 100 से भी ऊपर हो सकता है। आप ये एक्टिविटी करोगे ना, आपको इस एक्टिविटी में ये बोला जा रहा है कि एक मछली को गौर से देखो कैसे वो सांस ले रही है, ठीक है ना। आपको मैं सीधे सीधे रिजल्ट बता देता हूं क्या होगा। लिटरली फिश ब्रीथ मोर फ्रिक्वेंटली देन ह्यूमंस, टिपिकली 20 से 80, मतलब 80 लगभग मैंने बोला है, 100 तक भी जा सकता है पर मिनट। हमारा क्या है? 15, 18, 12 से 18 का रेंज है। तो ये याद रखना है मछली के बारे में। फास्ट जलीय जीव इवन फास्ट ब्रीथ करते हैं। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, हाँ जी। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक संरचना, एक रचना होती है जो इसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है और ऑक्सीजन के बाहुल्य वायुमंडल, जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। फेफड़ों की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, आदान प्रदान, इस सतह के आर पार होता है। अतः यह सतह बहुत पतली और मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से शरीर के अंदर, मतलब रक्षा के उद्देश्य से इस सतह को नेचर ने बॉडी के अंदर अवस्थित कर दिया है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, अंदर है, रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है। इस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए क्रियाविधि है, चलती रहती है प्रक्रिया। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नास द्वार, एयर ऐसे जाते ना, या नोस्टिल द्वारा जाती है। और नोस्टिल में फिल्टर लगे होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। नास द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा इसे फिल्टर किया जाता है, ताकि धूलकण या कचरा बाहर रह जाए, नाक में लटका रह जाए और अंदर शुद्ध एयर जाए। ऐसे नेचुरल व्यवस्था हमारे शरीर में। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, म्यूकस का परत होता है, और नाक से बहता है ना कभी पानी जैसा, तो श्लेष्मा की परत होती है जो इस काम को स्मूथ बनाता है, इस प्रोसेस में सहायता करता है। यहां से वायु कंठ द्वारा लंग्स, फुफ्फुस में प्रवाहित होता है, और कंठ में उपस्थित उपास्थि के बल, कार्टिलेज ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जिसको कहते हैं, जो कंठ में होते हैं ना, थ्रोट में ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। और ये एयर
पैसेज को कोलैप्स होने से रोकता है, मजबूती देता है, एक तरीके से सपोर्ट देता है। मतलब पूरा सिस्टम समझना है तो ऐसे समझ लो, इस विजुअल के जरिए समझ लो। नाक, नॉस्ट्रिल, एयर अंदर लिया, फिर फेरिंग्स, ये पूछ सकते हैं, नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स, उसके नीचे लैरिंग्स, उसके नीचे ट्रैकिया, इसको कहते हैं श्वास नली। और ट्रैकिया लंग्स में खुलता है, ठीक है ना। ये देखो, नाक से ले लिया, मुंह से भी लोग सांस ले सकते हैं, लेकिन नाक से लेना चाहिए, ठीक है ना। नाक में ले लिया, उसके बाद फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, एंड लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉस्ट्रिल, एन पी एल टी, एन पी एल टी, एंड देन उसके बाद लंग्स। तो क्या लंग्स में भी क्लासिफिकेशन है भाई साहब? हाँ, ट्रैकिया से अब आगे जो भी होगा वो लंग्स की बात हो रही है, फेफड़ों में। तो लंग्स में ट्रैकिया से ब्रोंकी, एंड देन ब्रोंकियोल्स, एंड देन एल्विलॉई, एंड देन फिर ब्लड कैपिलरीज। ये पूरा सिस्टम आपको यहां पे दिख रहा है, ये देखो, यहां फेरिंग्स, लैरिंग्स। अब ये देखो, ये जो है ना, ये मान लो ट्रैकिया है। अब यही ट्रैकिया इसमें छोड़ता है एयर को, इसको क्या क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रोंकी। हिंदी नाम भी लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। देखो, ब्रोंकी को स्वस्थ नहीं बोलते, ब्रोंकी। ये वाला पाइप है, ये आपको यहाँ पे इस विजुअल में दिख रहा है, ये ब्रोंकी दिख गया। अब आगे अगर आप देखोगे तो ये ब्रोंकी छोटे छोटे ब्रांचेस में बटे हुए हैं, इनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाता है, ठीक है ना, छोटे छोटे ब्रांचेस। और फिर ब्रोंकियोल्स जो होते हैं ये कुपिका में विभाजित हो जाते हैं। ये ब्रोंकियोल्स है ना, इसमें बलून जैसी कुछ ऐसी संरचना होती है। ये है एल्विलॉय, ठीक है ना। ये ब्रोंकी है, ब्रोंकियोल है, और ये ऐसे जो है ना, इसी में मेन चीजें होती है। ये है एल्विलॉय, ठीक है ना। तो आपको अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से इस विजुअल को देख लीजिए। मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाक में सांस लिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स होते हुए ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया के बाद लंग्स की कहानी, और लंग्स की कहानी में ब्रोंकी, ब्रोंकी फिर बच जाते हैं ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स फिर, अगर ये ब्रोंकी है तो ये सब ब्रोंकियोल्स, और ये आगे ऐसे एल्विलॉय में बढ़ जाते हैं। और यहीं पे एल्विलॉय में जो बलून जैसी संरचना आपको यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों में भी, फेफड़े में होते हैं, सबको पता है, इन फेफड़ों में भी जो कुपिका है, एल्विलॉय है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। यहीं से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में जाता है, और फिर ब्लड के बाद टारगेट तक जाता है, अपना काम करता है। ऑक्सीजन पासेज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो एल्विलॉय से। तो ये प्रोसेस याद रखना है जी। देखो, फुफ्फुस, फुफ्फुस मतलब फेफड़े, फेफड़े के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अल्टीमेटली डिवाइड हो जाती है, अंतकृत हो जाती है, जिसे कुपिका कहते हैं, एल्विलॉय कहते हैं। ये समझ में आ गया? अंदर की बात आपको सीधे सीधे समझ में कि लंग्स में जो चीज है उसको आप भूल नहीं सकते हैं। ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एंड देन एल्विलॉय। और ये एल्विलॉय ऐसे इस रूप में ये रहते हैं, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्विलॉय। ये है एल्विलॉय, और असली एक्सचेंज यहीं पे होता है। जो एल्विलॉय है ना, कुपिका सरफेस उपलब्ध कराता है, जिससे कि गैसों का विनिमय हो जाए, आदान प्रदान हो जाए। और इसी एल्विलॉय के अंदर ब्लड वेसल्स के जाल होते हैं, जिसके बाद यहां से ऑक्सीजन आगे ब्लड में जाता है, फेफड़ों में, ठीक है। तो ये कहानी चलती रहती है। तो कुपिका वो
ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करके गैसों का आदान प्रदान करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के तौर पर एक और बात आपको यहाँ पे समझनी चाहिए, जैसे जब हम सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग इन या ब्रीदिंग आउट करते हैं, तो आप इस विजुअल को देखो, दोनों विजुअल को देखो, कुछ पॉइंट आपको या फिजिकल तौर पर याद रखना है अनुभव से। जब हम हवा अंदर लेते हैं तो फेफड़े, जो स्पंज है ना, वो, अब बैलून में हवा बढ़ेगी तो फैलेगा ना, तो ये अंदर एयर का अंदर जाना, आप खुद ही थोड़ा इमेजिन करो, ये फैल रहा है। और ये जो डायफ्राम पट्टी यहाँ पे दिख रही है ना, ये ग्रीन वाली, ये डायफ्राम पट्टी है, ये ब्लैक आपको दिख रही है। जब कोई चीज अंदर जा रही है तो ये चपटी हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, लेकिन जब एयर आउट हो रही है तो यही, इसमें आप देखो डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ रही है, ये पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी पसलियां है, जिसमें हमारा फेफड़ा सुरक्षित है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं एयर को, तो ये एक्सपेंड होता देख रहे हो, इसका डायमेंशंस, ये देखो फेफड़ों को चौड़ा दिख रहा है और इसमें थोड़ा सा कम चौड़ा दिख रहा है। तो पसलियां बाहर की तरफ फैलती है, जैसे हवा अंदर जा रही है तो फेफड़ों में फैलाव हो रहा है, दैट मीन्स पसलियां बाहर की तरफ जाती है। रिब्स मूव्स आउट, डायफ्राम नीचे, पसलियां बाहर की तरफ, और फेफड़ों में फैलाव होता है। लेकिन जब हवा बाहर निकलती है तो फेफड़ों सिकुड़ जाती है और पसलियां नीचे आती है, मतलब बैक होती है, और डायफ्राम ऊपर की तरफ जाती है। ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, दो बातें हैं आपको मैं बता रहा हूं, एक पसलियों के बारे में बोल रहा हूं, ये पसलियां हैं ये, तो जब सांस अंदर लेंगे तो पसलियां बाहर की तरफ जाएंगी और फेफड़ों में फैलाव होगा, लेकिन डायफ्राम नीचे जा रहा है। बस इतनी सी बात बोली। जब सांस छोड़ते हैं तो पसलियां डाउन होती है, जो बाहर की तरफ जा रही थी ना पसलियां, अब वो डाउन हो जाएंगी और डायफ्राम खिंच जाएगा। तो आप दोनों विजुअल में देख सकते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां बाहर की तरफ जाती है, ऊपर उठती है लाइक दिस, और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। व्हेन वी ब्रीद इन, वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result, chest फैल जाता है। Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. इसी से फिर एयर को सक किया जाता है, ठीक है, कुपिकाओं में बढ़ जाती है हवा, दैट इज द केस। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, जब वायु निकलती है, पसलियां अंदर की ओर गति करती है, लेकिन डायफ्राम का क्या मूवमेंट होता है ये अब आप जान चुके हैं। तो डायफ्राम की कहानी एक है और पसलियों की कहानी दूसरी है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ब्लड शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। अब ठीक है, अगर मान लो किसी सेल में ऑक्सीजन गया, CO2 बना, तो अब वो CO2 ब्लड के जरिए ही तो आएगा लंग्स तक, इम्प्योर ब्लड इसको बोलते हैं, उसमें CO2 है और फेफड़ों में आ गया, तो फेफड़ों में जो एल्विलॉय है, कुपिका है, उसके साथ ही तो ब्लड वेसल जुड़े हुए हैं ना, तो कुपिका रुधिर वाहिकाओं का रुधिर यानी ब्लड, कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर के शरीर के अन्य कोशिकाओं में भेज देते, ये चलता रहता है, ऑक्सीजन लेकर के भेज देना, CO2 लेकर के आगे की तरफ भेज देना, मतलब निकालने के लिए। और ब्रीदिंग साइकिल के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है ना, अंदर बाहर, तो इस दौरान हवा अंदर बाहर चलती रहती है, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेकिन उस दौरान कुछ खास मात्रा की एयर फेफड़ों में हमेशा मौजूद रहती है, उसको अपशिष्ट आयतन कहते हैं। फुफ्फुस या फेफड़े सदैव वायु का एक निश्चित अमाउंट, विशिष्ट आयतन हमेशा अपने अंदर रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इंतजार नहीं करना पड़ता, आना जाना चलता रहता है, लेकिन उस दौरान एक रेसिडुअल वॉल्यूम हवा का हमेशा लंग्स में मौजूद रहता है। ये बात भी आपके सामने, बाकी स्टेप आपको पता चल गया, एक बार इसको फिर से समझ लो। यहां तक तो देखा जाए तो ये पाइप ही है, लेकिन यहां से ब्रोंक्यूल्स, एक तरीके से समझो लंग्स की कहानी, क्योंकि ट्रैकिया ही खुलता है फेफड़ों में, ब्रोंक्यू में बढ़ जाता है ब्रोंक्यूल्स एंड सो ऑन। तो ये कहानी भी आपको फिलहाल के लिए समझ में आ गई। और ऑक्सीजन को ले जाया जाता है टारगेट तक, आपको पता है ना ऑक्सीजन को कौन ले जाता है,
ब्लड में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है ना, यही ऑक्सीजन को टारगेट तक ले जाता है, इसीलिए बहुत तेज प्रोसेस होता है। एक बात आपको पता है, जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस से अगर ऑक्सीजन आगे तक बढ़े, मतलब यहां से यहां 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 बढ़े, बहुत समय लगेगा। ये देखो दूसरा पॉइंट देखो, यदि हमारे शरीर में डिफ्यूजन द्वारा ऑक्सीजन गति करती है ना, तो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में या उंगलियों तक पहुंचने में 3 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है। तो थैंक्स टू द हीमोग्लोबिन की ये गाड़ी की तरह उठा के ले जाता है, बहुत जल्दी पहुंचा देता है। ठीक है ना? दिल्ली से मुंबई जाओ, हवाई जहाज से जाओ और पैदल जाओ, है ना, दोनों में फर्क है ना। तो हीमोग्लोबिन हवाई जहाज है एक तरीके से, ऐसे समझ। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, दूसरा, यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए, एल्विलॉय एयर को फैला दिया जाए, तो ये लगभग 80 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को ढक लेगी। अच्छा खासा अमाउंट है ये एरिया का। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर की सतही क्षेत्रफल कितना है? सोचो, विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। ज्यादा सरफेस एरिया होने से गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ CO2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लंग्स में होता है, और इस काम को कैरी करने में एल्विलॉय की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब ये रास्ता अगर आपसे पूछा जाए तो अब तो ये बड़ा आसान है ना। NPLT याद है? NPLT, एंड देन उसके बाद लंग्स की कहानी। तो नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद ही फेफड़ों के अंदर की कहानी है। तो नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स होता है। ठीक है ना? तो ये आंसर हो जाए, पहले यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, देन कुपिका है, डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन ट्रैकिया के बाद भी कुछ होता है, ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। ठीक है? अब ये एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, ये पहला प्रश्न था, अब दूसरा प्रश्न है आपके सामने। इसका आंसर देखिए तो क्या है, पढ़िए। अभी हमने पढ़ा है, हमने देखा है, समझा है, तो इसका आंसर भी आप आराम से बता सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए, क्या लिखा हुआ है? सही कथन चुनना है, करेक्ट। सांस लेने, अंतःश्वसन मतलब सांस लेना, श्वास लेने के दौरान पसलियां भीतर की तरफ चली जाती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है। आप देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स इनवर्ड, जब हम सांस लेते हैं फेफड़ों में फैलाव होता है, रिब्स आउटवर्ड मूवमेंट होता है, और डायफ्राम चपट जाता है ऐसे। ये झूठ है, पहला वाला गलत है जी। तो पहला गलत है, तो फिर ऑप्शन ए और सी तो हो ही नहीं सकता है, आधा काम आसान। आगे देखते हैं, कुपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, हाँ होता है, एल्विलॉय, अर्थात कुपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर, डिफ्यूज होकर ब्लड में पहुंच जाती है, और ब्लड से एक गाड़ी है हीमोग्लोबिन, वो पहुंचा देता है ऑक्सीजन को टारगेट पर। ठीक है? और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड या ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कुपिकाओं की वायु में चली जाती है। करेक्ट? आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। अरे नहीं भैया, दूसरा वाला सही है, एन एल्वेओली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये वाला सही है, दूसरा और चौथा। ये नहीं, तीसरा वाला नहीं। तो सही कथन चुनना था ना, गलत नहीं, सही। तो ए, दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन के साथ लॉक किया जा रहा है इसको। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहां होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है? देखो लंग्स में होता है, लेकिन लंग्स में कहां होता है? तो लंग्स में जो एल्विलॉय है, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्विलॉय, ये ये जो है ना बलून जैसी, ये है एल्विलॉय, यहीं पे तो होता है। तो एल्विलॉय ऑफ लंग्स अगर कहीं पे है, फेफड़ों की कुपिकाएं लिखी है, तो ठीक है, बाकी एक्सचेंज इन सब में नहीं होता। एक और प्रश्न है आपके सामने, ये था दूसरा प्रश्न, तो ये तीसरा है। एक चौथा प्रश्न में देखो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का पूर्णतः CO2 और जल में बदल जाना तथा इसके साथ ऊर्जा का निष्कासन क्या कहलाता है? द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज in the presence of oxygen into CO2 and water with release of energy is called एरोबिक, तो बोलते हैं एरोबिक, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है।
एनारोबिक में कंप्लीट विखंडन तो होता नहीं, ग्लाइकोलिसिस भी एनारोबिक ही है और ये भी नहीं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही इसको कहेंगे कंप्लीट डिफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमने अभी पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। इसके सारे पहलुओं को मैंने अपने तरफ से भी बता दिया, बुक के हिसाब से भी बता दिया। 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए अच्छे से पढ़िए। एक ही बार में हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन रिवीजन करते रहना है। तो ये कहानी तो हो गई, बट मैंने आपको बोला था ना ये चैप्टर लंबा है, तो इस चैप्टर को मैं कई पार्ट्स में बांट के करवा रहा हूं। आज ये तीसरा पार्ट हुआ है, तो एक पार्ट या मैक्सिमम 2 पार्ट में ये चैप्टर और हो जाएगा कंप्लीट। मतलब या तो चौथे पार्ट में खत्म हो जाए या फिर 5 पार्ट में। और जानबूझ के मैं एक ही दिन में पूरा नहीं करवा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कर लो। बाकी के वीडियोस तो है ही, तो वो भी आप देखो, लेकिन काम एक करो मेरा। क्या काम है? चैनल सब्सक्राइब करना। पैसे लगते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं जी। सब्सक्राइब का बटन होता है ना साइड में, ऐसे प्रेस कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, मेंबर बनाना है बस। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करो। फेसबुक पेज को फॉलो करो, करो ये सब करना है, जरूरी है। और उसके बाद सेशन लाइक किया, किया तो थैंक यू, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, करो। आप नहीं करोगे तो मैं करूंगा, आपको ही करना है। बाकी देखते हैं अगली क्लास में, इसके बाकी पहलुओं को हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।